तो आज हम पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय। और बर्नौली प्रमेय का जो स्टेटमेंट है इसका कथन आप लोग याद कर लें। इसका डेरिवेशन हम इसको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। कथन इसका कहता है कि जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव यानी कि इनकम्प्रेसिबल यानी जिसको दबाने पर वो उसमें किसी भी तरह का चेंज ना आए, जिसका संपीड़न नहीं हो सकता है और अशांत होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। विस्कोसिटी हमने बताया अलग से, तो इसको विस्कस नहीं होना चाहिए स्पॉट्स को, इस लिक्विड को। और एक और कंडीशन है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अशांत, दूसरा असंपीड्य। ये आप इसे की पॉइंट्स की तरह याद रखें, आपको स्टेटमेंट में मदद मिलेगी। और उसका प्रवाह कैसा होना चाहिए, धारा रेखीय। तो यानी कि कोई अशांत असंपीड्य द्रव जिसका प्रवाह धारा रेखीय है, अगर उसको किसी नली से गुजारा जाता है तो उसके मार्ग में यानी कि जो पूरी नली में वो फ्लो करेगा, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो इस द्रव की समस्त ऊर्जा होती हैं। अब ऊर्जाएं कौन कौन सी होती है इसे याद रखिए आप। तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा होता है दाब एनर्जी यानी कि प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट। इसे स्टेटमेंट आपको याद रहेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यदि कोई अशांत असंपीड्य द्रव धारा रेखीय प्रवाह से किसी नली से गुजारा जाता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव की जो समस्त ऊर्जा होती है, जो ऊर्जाएं मैंने बता दी यहाँ पर, इनका जो योग होता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाली एक पाइप ली है। यहाँ पर इसके इस एंड को हम ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं। तो ए एंड पर देखिए जो दाब ऊर्जा है, दाब ऊर्जा का मान हम ले रहे हैं P1, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये A1 है। और यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी, उसका वेग V1 है। यहाँ से लिक्विड फ्लो करके जब इस एंड पर आएगा, तो इस एंड पर चूँकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और दाब ऊर्जा यहाँ पर P2 है। देखिए ये चेंज हो जाएगी क्योंकि एरिया अलग अलग है, इसलिए V1 यानी कि वेलोसिटी भी चेंज होगा V1 से V2, और जो दाब एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी, तो वो हो जाएगी P2। अब देखिए यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे वाला जो लिक्विड है वो इसको पुश कर रहा है, इधर से इसको धक्काएगा तो ये लिक्विड आगे जाएगा। तो जो पुश यहाँ पर इसको मिल रहा है, तो उसकी वजह से इस लिक्विड पर जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम F1 कह रहे हैं। और वो लिक्विड जब यहाँ आएगा, यहाँ से लिक्विड चल के जब यहाँ आएगा, तो इस एंड पर ये लिक्विड क्या करेगा, चूँकि इसके आगे भी कोई लिक्विड है, तो ये लिक्विड एक रेजिस्टेंस फील करेगा यहाँ पर, क्योंकि उसे उस प्रेशर को आगे एग्जर्ट करना, आगे की साइड, तो उसके लिए जो फोर्स होगा ये नेगेटिव फोर्स होगा F2। तो इसमें भी चेंज होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस पाइप में, ये जो नली है, इसमें जो एनर्जीज में चेंज आता है और वो चेंज के बावजूद जो टोटल सम रहता है एनर्जीज का वो कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड से, मानते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर। तो ये जो एंड है इसकी हाइट H1 है
और जो बी एंड है इसकी हाइट h2 है। अब देखिए ये H1 ये H2। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी देखिए, अगर लिक्विड का मास मैं कहूँ m है तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता है mv² होता है, जहाँ पर v वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, जहाँ पर h ये हाइट है, और दाब एनर्जी को हम मान रहे हैं p। तो ये स्टेटमेंट की कंडीशंस हो गई, इसे आप याद रखेंगे, ये आपको स्टेटमेंट लिखने में मदद करेगा। और इस डेरिवेशन को प्रूव करने में हम इन चीज़ों को डिराइव करेंगे अभी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो लिक्विड यहाँ पर कम स्पीड में फ्लो करेगा, इसलिए वेलोसिटी कम होगी। और इस एंड पर चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी अधिक होगी। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि v1 इज़ लेस देन v2, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी बजाय यहाँ के। तो हम निकालते हैं पहले यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी यहाँ पर। तो हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊर्जा बढ़ी है गतिज ऊर्जा, उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है उसको देखते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा 1/2 mv², माइनस यहाँ पर कितनी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv1²। इसको मैं कॉमन लेके लिखता हूँ, तो 1/2 mv2² माइनस v1²। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए, चूँकि H1 ज़्यादा है H2 से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, हाइट पर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो ज़्यादा थी वो यहाँ आकर कम हो गई, लेकिन यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम थी और वो यहाँ आकर ज़्यादा हो गई। इस तरह से ये पूरा बैलेंस होता है पूरी पाइप के लिए। तो एक और चीज़ हम ले लेते हैं कि जो H1 है वो H2 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ये समीकरण 1, इसे आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा कम हुई है और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा थी। तो हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं कहाँ पर, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है उसमें से माइनस करेंगे कम वाली को। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हाई है इस पॉइंट पर, देखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो वो हो जाएगी mgh1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh2। यहाँ पर अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा mgh1 माइनस h2। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है
यानी कि यहाँ पर परिवर्तन किस तरह का हुआ, ये इंक्रीज़ हुई है, ये क्या हुई है, इंक्रीज़, और ये डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, तो ये जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं बैलेंस हुआ है, मतलब जितना इधर इंक्रीमेंट हुआ है उधर इतना ही इधर डिक्रीज़ हो गया है पोटेंशियल एनर्जी में से। तो अब हम इस पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। गतिज ऊर्जा में वृद्धि ये बराबर होगी स्थैतिज ऊर्जा में कमी प्लस किया गया कार्य। देखिए इधर इसमें जो वृद्धि थी और इसमें जो कमी थी, एक्चुअल में वो कमी इस कार्य से बैलेंस हो जाएगी, या इसको कैसे लिखा जा सकता है, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थैतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो देखिए ये हमारे लिए एक बढ़िया कीवर्ड हो गया, इसे आप लोग याद रखें। और अब हमारे पास देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हम निकाल चुके हैं, ये समीकरण 1 में, और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी हम निकाल चुके हैं समीकरण 2 में। अब हमें गणना करनी है किए गए कार्य की। तो कार्य के लिए भी आप यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए याद रखने के लिए कि किया गया कार्य यानी वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित विस्थापन। तो अब देखिए कार्य हम कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब बल हमने देख रखा है कि P बराबर F/A होता है, P बराबर F/A, यानी कि प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी को हम P1 कह रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कुल कार्य यहाँ पर ए पॉइंट पर कुल कार्य कितना किया गया है, तो वो किया गया है फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ P1A1। तो P1A1 इंटू, इसको मैं अभी D लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो कार्य किया गया है प्लस करेंगे उसको। अब चूंकि वो माइनस था, मैंने बताया था आपको, देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ की वैल्यू हमने यहाँ से इसको प्लेस किया। उसके बाद इस एंड पर बी एंड पर जो हम लिख रहे हैं वो हो जाएगा P2A2 इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि V बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो D की जगह पे हम पुट कर सकते हैं V इंटू टी। तो P1
A1 V1 और T। चूँकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस एंड पर वेलोसिटी को हमने V1 कहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसे V1 पुट करेंगे। प्लस माइनस माइनस, इसको भी लिख सकते हैं P2 A2, और D के प्लेस पे हम लिख देंगे V2 इंटू T। अब देखिए, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में हाइट होता है। सपोज़ ये पाइप है, ये पाइप है, ये अभी हमने लिखा है इसको, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं, तो ये है इसकी हाइट, यानी कि डिस्टेंस, हाइट कह दूँ मैं h, और ये जो A1 है ये इसका एरिया है। तो V इंटू टी और एरिया, इसको जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। देखिए, एरिया में ऑलरेडी 2 डायमेंशंस तो होती हैं, फिर मैं एक डायमेंशन से और मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज P1, और इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को भी हमने पढ़ रखा है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ P1 इंटू एम अपॉन डी माइनस P2 एम अपॉन डी। तो देखिए, ये आ गया आपका किए गए कार्य का फॉर्मूला। इसको और सिंप्लीफाई लिखें हम तो कार्य बराबर एम अपॉन डी इंटू P1 माइनस P2। क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए, इसको हम कहाँ पर रखेंगे, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, इस एक्सप्रेशन में इसको रखेंगे और अब हम फाइनली रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो देखिए, इसको हम कैसे करते हैं, कार्य बराबर कुल ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, कार्य कितना निकाला हमने, कार्य ये रहा कार्य बराबर एम अपॉन डी P1 माइनस P2। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं एम अपॉन डी P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना निकाला था हमने, ये देखिए समीकरण 1, 1/2m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये था 1/2m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया था हमारा, समीकरण 2 से मैं वैल्यू रख रहा हूँ H1 माइनस H2। इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो m अपॉन डी P1 माइनस एम अपॉन डी P2 इक्वल्स 1/2m V2 स्क्वायर माइनस 1/2m V1 स्क्वायर और प्लस mg
H1 माइनस mg H2। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में जो भी कमी आ रही है यहाँ देखिए, यहाँ पर H1 हाइट ज़्यादा थी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, और यहाँ पर कम थी, इसलिए हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज रहेगा उसको नेगेटिव रहेंगे। तो सॉरी फॉर दैट, ये माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें जितने भी 1 वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लें हम लोग, तो ये हो जाएगा m/d P1, और यहाँ से देखिए प्लस हाफ mv1 स्क्वायर और प्लस mg H1, और 2 वाले इधर ले लेंगे सारे टर्म्स को जिनके बेस में 2 है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने इसी ऑर्डर में लिखा है, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो m/d P2, और ये ऑलरेडी इधर ही है, तो 1/2 m v2 स्क्वायर, प्लस ये भी ऑलरेडी इधर है mg H2। तो देखिए ये हमने रिज़ल्ट ऑब्टेन कर लिया है। ये है आपकी प्रेशर एनर्जी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ये जो सारे चेंजेस हैं ये किस एंड पर है, एंड ए पर, ये एट ए है, ए पर, और राइट साइड पे जो है ये सब किधर है, एट बी, ये सारे के सारे किधर हैं, बी पर है ये। अब इस होल एक्सप्रेशन को अगर मैं m/d से डिवाइड करता हूँ, यानी कि m/d से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ तो m/d से डिवाइड करूँगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 प्लस 1/2, यहाँ पर m/d से मैं करूँगा तो m कैंसिल हो जाएगा, dv1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, dg H1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी देखिए m/d पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, P2 प्लस यहाँ पर 1/2 dv2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, dg H2। तो देखिए ये ए पॉइंट पर, यानी कि एंड ए पर जो तीनों एनर्जीज़ का सम है वो का वही सम हमें बी पर प्राप्त हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी नली में यदि असंपीड्य अशांत द्रव फ्लो करता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, चूँकि हमने ए बिंदु पर चेक किया और फिर बी बिंदु पर चेक किया, कोई 2 बिंदु रेंडमली हमने लिए, तो वहाँ पर जो एनर्जीज़ का सम है, ऊर्जाओं का जो योग है वो नियत रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं P प्लस 1/2 dv स्क्वायर प्लस dgh इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, नियतांक, अनचेंज्ड। अतः ये सिद्ध हुआ।